नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान पर शासन करते हुए 12 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल का सबसे कम बार यानी बड़ी कंजूसी से विस्तार किया। मंत्रिमंडल में फेरबदल करने में नरेंद्र भाई मोदी काफी कंजूसी दिखाते रहे हैं। उनके मंत्रियों पर कोई भी आरोप लगते रहे हैं, उनकी क्षमता के ऊपर, उनकी दक्षता के ऊपर, उनकी सफलता के ऊपर कोई भी सवालिया निशान लगता रहे, वो इन आधारों के ऊपर इस ऐसे किसी दबाव के तहत अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करते। लेकिन एक दो दिन से दिल्ली में जो बीजेपी और उसके इर्द गिर्द का जो एक मीडिया का इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का बड़े पैमाने पर फेरबदल करने के लिए जा रहे हैं। आमतौर पे नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करते। अगर वो फेरबदल जैसा बताया जा रहा है कि रविवार या सोमवार को करते हैं और राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हो गई है, तो ये मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर उनकी सरकार के प्रदर्शन को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी दबाव है। और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं तो बताती हैं कि ये फेरबदल अगर हुआ तो काफी बड़ा और विस्तृत होगा। जैसे कि उसमें ये खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को चलता कर दिया जाएगा, उनको संगठन में भेज दिया जाएगा। एक खबर ये भी आ रही है कि निर्मला सीतारमन का वित्त मंत्री के तौर पर जो लंबी पारी है वो समाप्त होने जा रही है और उसकी जगह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को लाया जाएगा। मतलब इस तरह की कई खबरें हैं जिसमें जो राज्य मंत्री किस्म के लोग हैं। और फिर अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई है, श्रीकांत शिंदे की शिवसेना में बहुत से नए सांसद आ गए हैं, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाना है। इस तरह की बहुत सी बातें आ रही हैं। मैं ये मानता हूं, आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। मैं ये मानता हूं कि ये फेरबदल अगर हुआ तो वो इस बात का प्रमाण होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के प्रदर्शन को लेकर काफी दबाव में हैं और उन्हें अपनी सरकार का प्रदर्शन सुधारना है। मुझे लगता है कि उनको संघ की तरफ से और दूसरी तरफ से हिदायत भी दी गई है कि भाई कुछ कीजिए, वरना आपके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। विनोद जी। देखिए अभय जी, बात यह है कि ये जो अटकलें लग रही हैं कि विस्तार होगा और बड़ा विस्तार होगा, उसमें मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, केंद्रीय मंत्री बदले जाएंगे, नए लोग लाए जाएंगे और ये एक तरह की कामराज प्लान होगी। अब कामराज प्लान बीजेपी वर्जन तो शर्म वाली बात होगी ना, क्योंकि कामराज प्लान तो लाया था के कामराज, उस वक्त मद्रास स्टेट का चीफ मुख्यमंत्री था और उसने एक प्रस्ताव रखा कि सब जो वरिष्ठ नेता हैं पंडित जी के कैबिनेट में वो रिजाइन कर दें और उसके बाद पंडित जी अपने हिसाब से नया मंत्रिमंडल बनाए। और वो 63 में हुआ था, 62 की लड़ाई के बाद, जिस वक्त कांग्रेस अपने लोएस्ट स्टेप पे थी। तो अगर आज के दिन ये ऐसा विस्तार करते हैं और अगर सूर्य प्रकाश के उस राइटअप को जो इंडियन एक्सप्रेस में उसने लिखा है, सूर्य प्रकाश के अच्छे गहरे संबंध हैं संघ परिवार से, मैं जानता हूं, मेरा मित्र रहा है कई वर्षों से, वो उसका विचार है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो कामराज प्लान है, रामराज से कामराज पे आ गई क्या बीजेपी? देखिए अद्भुत है माया राजनीति की। ये राजनीति की जो माया है कभी कभी हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। और ये जो चर्चा शुरू हुई कि लंबा विस्तार होगा, बड़ा विस्तार होगा, वो जोर इसलिए पकड़ा कि आज एक्सप्रेस में उसका लेख छप गया सूर्य प्रकाश का। लेकिन ये ट्वीट किसी महिला पत्रकार ने किया था कल देर रात और आज सुबह लोगों ने लपक लिया उसको। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें क्रॉस चेकिंग और डबल चेकिंग की तो जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये कह दिया गया कि बड़ा विस्तार हो जाएगा आने वाले 2 दिन में। लेकिन एक और इत्तला भी है अभय जी, अगर आपने सुनी हो, कि प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए विदेश यात्रा पे जाएंगे 26 तारीख, जो सुना है मैंने। अच्छा, तो अभी सारी बातें तो हम सुनी सुनाई कर रहे हैं ना। तो सुनी सुनाई बातें हम एक लिमिट में ही करें ताकि सुनी सुनाई बातों के चलते हमारी जगहसाई ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस प्रीएम्बल के साथ हम चर्चा करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये विस्तार होता है अभय जी,
तो उसका क्या राजनीतिक मैसेज होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल वही चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा इसका मैसेज ये होगा कि मोदी जी जो हैं वो जो कुछ लोगों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहते हैं, निकालना ही कहते हैं उसको, और हो सकता है उसको उनको पार्टी में रखें या दूसरे काम सौंपें, ये किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस पे तो कोई विरोधाभास हो नहीं सकता, उस पे कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती। लेकिन जो समय है, जो ये समय चुन रहे हैं कि इस समय में करना चाहते हैं, जबकि राम मंदिर का मामला बहुत जोर पकड़ रहा है, और जबकि उज्जैन में जो जमीनें खरीदी हैं व्यापक स्तर पर वहां के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के, तो इन सब कारणों के चलते और कुछ मुख्यमंत्रियों के लेस देन इनकरेजिंग परफॉर्मेंस के चलते जरूरत उनको महसूस हो सकती है कि मैं बदलूं अपनी टीम। और मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, अगर आपको याद करवाता चलूं, तो थोक में बदलते थे मंत्री, एमएलए भी बदल देते थे इलेक्शन से पहले, मतलब जिनको टिकट देते थे उनमें से कई ड्रॉप कर देते तो उनको टिकट नहीं मिलता था, और उनकी तूती बोलती थी, उनका चलता था, खंबे को भी खड़ा करते थे तो गुजरात में जीत जाता था। लेकिन आज के दिन सवाल बड़ा ये है, आज कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सी स्टेट्स में इलेक्शंस ड्यू हैं जी, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन ड्यू है। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन पे नजर रख के माननीय प्रधानमंत्री अपनी काबीना बदलेंगे, जहां तक अगर बदलते हैं, जहां तक मेरा विचार है, क्योंकि ये फेरबदल होगा राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संदर्भ में, के बैकग्राउंड में, संदर्भ में नहीं, बैकग्राउंड में। और प्रधानमंत्री चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा करें जिससे जनता आश्वासित हो कि प्रधानमंत्री इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से पहले यूपी के मुख्यमंत्री सनातन के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। उन्होंने कहा है कि हमने किसी को नहीं छोड़ूंगा, बड़े बड़े बयान चला रहे हैं कुछ टीवी चैनल उनके, और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और कुछ टीवी चैनल ये कह रहे हैं 8 लोग तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं। अब एसआईटी ने उनको पकड़ लिया, 8 लोगों को, उनमें से एक नजदीकी है चंपत राय जी का, और एक अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी जो मुख्य रूप से जिनके चेहरे उजागर हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये सोर्सेस से कुछ टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है ट्रस्ट से। अभय जी, अगर इसमें ट्रस्ट की कोई गलती है तो ये ट्रस्ट भंग होनी चाहिए, ये नई ट्रस्ट बननी चाहिए। दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो है अभय जी, इट शुड बी अबेंडन्ड, इट शुड बी डिसमेंटल्ड, नहीं बनानी चाहिए इसकी जगह। देखिए, ट्रस्ट में जितने भी लोग होते हैं, कुछ की ज्यादा कुछ की कम जवाबदेही सबकी बनती है जी। अगर इतने व्यापक स्तर पर भगवान राम की आस्था में उनको चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा, उसमें इतना बड़ा घपला हुआ है। भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और अल्लामा इकबाल ने उन पे 2 लाइनें लिखी थी, अगर आप अनुमति दे तो मैं पढ़ दूं। जरूर, क्योंकि बहुत ही सटीक आज के संदर्भ में बैठती हैं वो, बिल्कुल। क्योंकि भगवान राम जो हैं वो सिर्फ हर हिंदुस्तानी के इष्ट देव हैं एक तरह से। अगर हम इकबाल की ये लाइनें पढ़ दें, वो क्या है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, जिनकी नजर में परख है वो उनको इमाम हिंद मानते हैं। अगर भगवान राम इमाम हिंद हैं तो सबके इमाम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके।
ये किसी संघ परिवार के अकेले के नहीं है वो, या बीजेपी के अकेले के नहीं है, और योगी जी के अकेले के नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री के अकेले के नहीं है। आप कुछ लोगों को जुदा करना चाहते हैं ये कहकर कि आप हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, जब तो राम मंदिर बन रहा था उस वक्त तो आपने गोलियां चलाई थी। ये अखिलेश यादव को वो बोलते हैं उनके पिता के संदर्भ में, और ये भूल जाते हैं कि उस वक्त उनके पिता के मुख्य सचिव कौन हुआ करते थे। वही जो जांच कर रहे हैं इस घोटाले की। जो नृपेंद्र मिश्रा हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते थे यूपी के जब गोली चली। हम तो नृपेंद्र मिश्रा पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। क्या विपक्ष ने नृपेंद्र मिश्रा जब उनको बनाया गया कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज राम की, तो किसी ने सवाल उठाया था क्या? किसी ने नहीं उठाया। आप उठाते हैं सवाल। यानी आप जो है भगवान राम को भी आपकी मोनोपोलाइज करना चाहते हैं कि राम की पूजा पर, उसकी विरासत पर, उसकी छवि पर, उसका जो हुकाम है हिंदुस्तानियों के दिल में, भारतीयों के, हिंदुओं के, सबके, उस पे आप एक सत्र अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये बहुत विचलित करने वाली बात है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इष्ट देव जिसमें तमाम हिंदुस्तानियों को नाज है, उसको आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कुछ लोगों से, और उसको आप मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा विचलित करने वाला पहलू ये है। अब आते हैं कि भाई वहां पर जो चोरी हुई, देखिए विनोद जी, मेरा एक निवेदन है, बीच में माफ कीजिए, मेरा निवेदन ये है, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा चल रही है, मतलब जो है ये जो बातें आप कह रहे हैं, मैं तो 100% सहमत हूँ। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आपने पर्याप्त चर्चा अभी कर दी है उसकी। हम लोगों को ये मंत्रिमंडल विस्तार का मसला जो है, ये गवर्नेंस के इशू से जुड़ा हुआ है। भाई नरेंद्र मोदी को 12 साल से देश के सदर रियासत हैं, प्रधानमंत्री हैं, और गवर्नेंस के मामले में पूरी सरकार बहुत ही ज्यादा उत्तरोत्तर ढीली होती जा रही है। अब तो उनके दावेदारियां भी बहुत अजीबोगरीब हो गई हैं। मंत्रियों का काम बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, इस कदर गिरा हुआ है मंत्रियों का काम, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब ऐसे में, अब आपने बताया कि वो विदेश जा रहे हैं अभी एक दिन बाद, तो अब जब विदेश जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हो रही हैं, अभी तो नहीं होगा विस्तार, होगा तो जब वो विदेश से आ जाएंगे। मैंने ये कहना जरूरी समझा, क्योंकि ये जो पूरा प्रचार हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वो एक किसी की ट्वीट पे चल रहा है सारा। और सुबह से ये सोशल मीडिया का डाउन साइड है कि मैं यार आप कुछ आज ट्वीट कर दे, और उसको सब ले उड़े जैसे कि वो प्रभु की अपनी बताई हुई बात है। ऐसा तो नहीं है। सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, राष्ट्रपति भवन से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी तक कोई चर्चा नहीं है, कोई भी इत्तला नहीं है उस तरफ से जहां से आनी चाहिए। पीआईबी से आनी चाहिए कम से कम, और कहीं से ना सही। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की चर्चा एक ट्वीट के आधार पर ही हो रही है, और इतनी ज्यादा हो रही है कि सब उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के अपने इकोसिस्टम में भी उसके अंदर रुचियां हैं, इसका मतलब है कि लोग सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी दिन ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं कि वो मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर विस्तार करें और सरकार में कुछ नई ऊर्जा फूंकें अपनी, क्योंकि सरकार उनकी जंग खा गई है पूरी तरीके से। देखिए ऐसा है कि हर सरकार में, हर व्यवस्था में कुछ लोग होते हैं जो बेंच्ड होते हैं, बाहर बेंच पे बैठे होते हैं, और इंतजार में होते हैं कि रेफरी अब हमको बोलेंगे जाके खेलो। तो बहुत से खिलाड़ी बेंच पे भी हैं, who were benched when this government was formed, जैसे कि अनुराग सिंह ठाकुर, उसका नाम भी चल रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान ड्रॉप हो जाएंगे, संभव है कि सीतारमन जो है उनको डिमोशन हो जाए, काइंड ऑफ फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर टू एचओडी मिनिस्टर, एक तरह से वो डिमोशन ही है। और उनकी जगह शक्तिकांत दास, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, जिनके अपने नियुक्ति पे आरबीआई में बड़े सवाल उठे थे,
बिकॉज ही वॉज अ कन्वीनियंट ब्यूरोक्रेट, इसलिए उसको लगाया गया था वहां, क्योंकि उससे पहले जो गवर्नर बने थे वो अपनी बात कहते थे और सरकार की हर बात सुनते नहीं थे। उनमें रघुराम राजन भी थे, उर्जित पटेल भी थे, ये सब लोग थे। तो एक इसका एक बैकग्राउंड है, वो हमको अपने दर्शकों को समझाना चाहिए। शक्तिकांत, ये कोई बड़ा फेरबदल आपने कहा ना अभय जी, और मैं आपसे ब्रॉडली एग्री करता हूं, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखिए, आपने कहा कि गवर्नेंस को चुस्त बनाने के लिए ये काम होगा। भाई शक्तिकांत दास जो है उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर गवर्नेंस चुस्त कर लोगे? जो आदमी ईमानदारी से आपको सलाह नहीं देता और जो सलाह आपको देते थे ईमानदारी से, अगर रघुराम राजन को दोबारा बुला के इन्होंने बना दिया होता तो मैं समझ सकता था। लेकिन ये जो चॉइस है ये बहुत इंस्पायरिंग चॉइस नहीं है अभय जी। और दूसरी बात यह है कि और कौन सा बड़ा फेरबदल होगा? ये जो किसी ने जो लिखा है सूर्य प्रकाश ने कि भाई कामराज प्लान होना चाहिए, तो कामराज प्लान में तो बड़े बड़े मंत्री बाहर बैठा दिए गए थे। खुद त्याग पत्र दिया था कामराज ने एज मिनिस्टर ऑफ एज मद्रास स्टेट मिनिस्टर, कच्ची मिनिस्टर, और उसमें बाबू जगजीवन राम बाहर बैठ गए थे। वो उसमें क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे उसमें, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बड़े बड़े नाम जो थे वो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उनका त्याग पत्र एक्सेप्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, ये इंप्रेशन अगर ये लिखा जा चुका है एक्सप्रेस में, तो प्रधानमंत्री इसको हो सकता है डेलिबरेटली भी डिले कर दे, क्योंकि वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाहेंगे कि मैं आज उसी स्थिति में हूं जिस स्थिति में पंडित नेहरू 63 में थे, युद्ध हारने के बाद में। आप समझ रहे हैं ना? और ये जो आज खबर छपी है, ये जो मतलब राइटअप छपा है, मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक, अगर सिंसियरली भी लिखा गया है तो मिसटाइम्ड हो गया थोड़ा सा, क्योंकि और जो तर्ज है उस राइटअप की, राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर तो हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन ये कहना कि कामराज प्लान की जरूरत है प्रधानमंत्री को, ये जताना है प्रधानमंत्री को कि आप वीकन हो गए। आप समझिए इस बात को, असली मैसेजिंग वहां पर है। जी। और सूर्य प्रकाश ने वो लिखा है, ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती एंड ही वाज अ सीनियर जर्नलिस्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, एंड हमारा एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा पीयर है, वी आर काइंड ऑफ सेम जनरेशन पीपल। बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, किताबें लिखी है उसने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पे, लेकिन इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री की सोच से जोड़ना मैं समझता हूं इस प्रोसेस को डिले करने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू को बहुत बातों के लिए, प्रधानमंत्री और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं पंडित नेहरू को कई बातों के लिए वो उन पे इल्जाम तराशी करते हैं कि प्रधानमंत्री की गलतियों के करते चलते भारत भुगत रहा है, तो कोई कामराज प्लान तो नहीं आएगी, वो कुछ और नाम दे देंगे उसको, शायद रामराज प्लान ही दे दें क्योंकि उचित तो वही होगा, क्योंकि रामराज की जगह कामराज प्लान आ रही है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वी शुड नॉट बी जंपिंग टू कंक्लूजन्स, वी कैन वेट। ये कोई बात तो है नहीं, अगर कल होना है तो आज क्यों हम अनाउंसमेंट करें कि भाई वो हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, हम अनाउंसमेंट करने के बारे में नहीं कह रहे। मैं तो आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल मैं भी वही बात कह रहा हूं अपने शब्दों में। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से बीजेपी का जो अपना पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसमें एक अपेक्षा, एक उम्मीद बीजेपी के उस पॉलिटिकल इकोसिस्टम में पनप रही है। वो उम्मीद ये पनप रही है कि जल्दी कदम उठाएं और अपनी सरकार का कील कांटा दुरुस्त करें, वरना ये ढलान से नीचे फिसल रहे हैं। देखिए, ये बात है, अभी 3 साल है, अगर अभी सुधार लेंगे तो आगे कुछ सुधर जाएगा, वरना बाद में फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मंत्री बदलने से गवर्नेंस नहीं बदलती, तो तरीका तो एक कम से कम एक स्टेप तो है ही उस दिशा में। एक मतलब एक उसमें ऐसा होता है कि इमेज मेकओवर हो जाता है, विंडो ड्रेसिंग है वो, क्योंकि फंडामेंटली सरकार तो नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार तो 2 व्यक्ति ही चलाते हैं इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री। तीसरा व्यक्ति एक जमाने में
कहा जाता था 2.5 और हाफ में होता था अरुण जेटली का नाम। अब तो वो भी नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आधा सरकार मैं चलाता हूँ और बाकी ये दोनों चलाते हैं। जो नंबर 3 पे हैं राजनाथ जी, वो डिफेंस मिनिस्टर है और वो कभी उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की ये जताने की कि वो सरकार चला रहे हैं या सरकार में उनकी बड़ी चलती है। देखिए, ये एक बेसिक वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा। जो मंत्री हैं, देखिए जो कैबिनेट सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है अभय जी, कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जॉइंट अकाउंटेबिलिटी। First amongst the equals is the prime minister, but first amongst the equals. But today, is he first amongst the equals? I'm sorry, he is first, and there is a second, and after that there's a 10 or 12. बीच में कोई नहीं है। तो until वो वर्क कल्चर बदलेंगे आप, जब तक वो नहीं बदलेंगे तो सरकार को एक नया छवि नहीं मिलेगा, नया रुसूख नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग को रुखसत करना चाहिए जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और उनमें मैं मुख्यमंत्रियों की गिनती ज्यादा करता हूं। और वो भी मुख्यमंत्री अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपके चयन में गलती है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में गलती है। अगर आज के दिन राजस्थान का मुख्यमंत्री सही से नहीं चला पा रहा है, उड़ीसा का नहीं चला पा रहा है, तो किसकी गलती है? छत्तीसगढ़ का नहीं चला पा रहा है, किसकी गलती है? ये लोग तो एब्सेंट से हैं। ये तमाम जिन मुख्यमंत्रियों का आपने नाम लिया है, ये मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि अनुपस्थित हैं, ये सो रहे हैं कहीं पड़े हुए, इनके नाम भी सुना जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। इनके नाम पे सरकार चलाई जा रही है और चलाई जाती है केंद्र से। और बहुत बार हमने सुना है और देखा भी है कि उनके जो पर्सनल स्टाफ है वो उनको उसकी अपॉइंटमेंट केंद्र से होती है और उनके जरिए लार्जली ये लोग काम करते हैं। ये सिर्फ मुखौटे हैं, मुखौटे ही बदलने हैं ना, बदल लीजिए। कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे इसके बाद आपने मुखौटे ही बदलने हैं ना भाई। अगर आपने बदलना हो किसी को तो आप हमें बदल के दिखाइए योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन से पहले। वो तो मोदी को बदलना चाहते हैं उल्टा। वो तो खुद आज के दिन इस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से वो कड़क के बोल रहे हैं, अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं सबको, उससे साफ जाहिर है कि वांट्स टू सीज द इनिशिएटिव। वो जो इनिशिएटिव जो अभी तक ये सारा जो तंत्र बिछा रखा है वहां पर, वो आरएसएस और वीएचपी का तंत्र है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बहुत मुख्य भूमिका नहीं थी राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके फंड कलेक्शन वगैरह में। लेकिन आज के दिन बाहैसियत मुख्यमंत्री उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तह तक पहुंचे बात के, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बिल्कुल, इज द चीफ मिनिस्टर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको समय थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है और क्या सच में इतना बड़ा फेरबदल होगा। ये बात सच है कि ये इतना बड़ा फेरबदल करके एक जनता का ध्यान भी हटाया जा सकता है। इस बड़े मुख्य जो स्कैम जो स्कैंडल निकल रहे हैं, जो उज्जैन से निकल रहा है, महाकाल के जो महाकाल का स्थान है वहां भी एक बड़ा स्कैंडल है, या भगवान राम का स्थान है वहां भी बड़ा स्कैंडल है, और कुछ स्कैंडल जो है भगवान कृष्ण के स्थान से भी, वहां से भी आवाज आ रही है। सही बात। तो जहां जहां बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे इष्ट देव वहां विराजमान है, वहां ये सब हो रहा है। और जो बड़े बड़े आवाजें थी जो हम सुनते थे, बड़ी बड़ी आवाजें जो ये कहते थे कि हमने बड़ी एक भूमिका निभाई सुप्रीम कोर्ट के केस में, हमने बड़ी भूमिका निभाई इलेक्शन जीतने में, जो केस जीतने में, कि जमीन का भी मुख्य मुद्दा था कि जमीन भगवान राम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब जो मामला था, ये वो लोग बड़े बड़े लोग वो चुप बैठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की।
और अभी तक किसी को पता नहीं है, कोई ऑथराइज्ड वर्जन नहीं है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा, मेरे शायद नाम है, दूसरे जो हैं, कि वो उनकी रुखसती हुई कि नहीं, कि उन्होंने रिजाइन किया कि नहीं, उन्होंने ट्रस्ट से खबर चली थी, उसके बाद उस खबर का खंडन भी हो गया है। यही मैं कहना चाहता हूं अभय जी कि ये इन्वेस्टिगेशन है या लीपा पोती है, और अगर ये लीपा पोती है तो इससे ध्यान जरूर हटाने की जरूरत है। वो ध्यान कैसे हटाया जा सकता है? एक बात तो शुरुआत कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि जो पासपोर्ट है इट इज नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। अरे भाई, ये टेक्निकल लीगल पॉइंट आप विस्तार से समझाइए। एक आपने लाइन की स्टेटमेंट दे दी, इससे जनता कंफ्यूज हो गई, तो आप जनता को फिर उसी चक्कर में फंसाना चाहते हैं क्या, जैसे कि जनता को आपने नोटबंदी करके फंसाया था? ये वैसे ही करना चाहते हैं क्या आप? इतने मुख्य मुद्दे पर, जहां पर यानी आपका विनोद जी, आपके कहने का एक मतलब ये भी है कि ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, अभी तो र्यूमर ही कहा जाएगा ऐसे, कि मंत्रिमंडल में बड़ा भारी फेरबदल होने जा रहा है, हटाने के लिए इन मुद्दों से। हाँ, ये भी एक तरह का डायवर्जन है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। जी देखिए, इसको यही तो इसको बोलते हैं सर कि इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी।